बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज की हम लोग की पहली खबर है किसान शिकायत निवारण पोर्टल। किसान शिकायत निवारण पोर्टल अभी हाल ही में कल ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार में इसकी जानकारी दी गई है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है। आइए तो ये नाम से ही इंगित कर रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है। अगर आप नाम में शब्दों पर ही जाएंगे तो आप जान सकते हैं कि यह पोर्टल क्या है। उससे पहले हम लोग यह जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो यहाँ पर FGR का फुल फॉर्म देखें तो आएगा फार्मर ग्रीवेंस रीड्रेसल पोर्टल। साथियों, इसका शब्द विज्ञान ही हमें बता रहा है कि यह पोर्टल समर्पित है किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए। यहाँ आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों, तो यह नाम ही इंगित कर रहा है कि यह पोर्टल समर्पित है किसानों की शिकायतों का निदान किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित शिकायतों के लिए यह महत्वपूर्ण है। से संबंधित शिकायतों के लिए तो यह पोर्टल आप देख रहे हैं कि किसानों की शिकायतों का निवारण करेगा। विशेष रूप से किसके लिए? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। साथियों, तो यह तो हो गया कि यह पोर्टल क्या है। तो यह किसान की शिकायतों का निवारण करेगा विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित। आइए देख लेते हैं यह पोर्टल की शुरुआत किसने की है। तो इस पोर्टल की शुरुआत कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। फार्मर ग्रीवेंस रीएड्रेसल पोर्टल की शुरुआत कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल यानी कि 21 जुलाई 2022 को इस पोर्टल का शुभ आरंभ किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यह हमारी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। अभी ये जो योजना शुरू की जाएगी कल, यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जब कोई किसी योजना को लागू करने से पहले एक छोटे हिस्से में उसको लागू किया जाता है, वहां उसको परखा जाता है कि इस योजना में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सुधार किया जा सकता है, यानी
किसी भी योजना को व्यापक तौर पर लागू करने से पहले लघुत्तम रूप में उसको लागू करके उसकी समीक्षा की जाती है। तो इस पोर्टल को पहले पायलट प्रोजेक्ट यानी लघुत्तम रूप में लागू किया जाएगा और इसके फायदे और नुकसान की समीक्षा कर इसको देश भर में लागू किया जाएगा। लघुत्तम रूप में लागू करने से हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। जब इसको हम लोग राष्ट्रीय तौर पर लागू करेंगे तो उन कमियों को सुधार कर लागू किया जाएगा। तो पायलट प्रोजेक्ट किसी भी योजना को पूरे राष्ट्रीय तौर पर लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। और यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हुआ, तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए जो स्थान चुना गया है साथियों, वह हमारा गृह राज्य छत्तीसगढ़ है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिस राज्य को चुना गया है वह हमारा गृह राज्य छत्तीसगढ़ है साथियों। और अब हम लोग को जानने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया। छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ को चुनने के क्या कारण है उसको हम लोग देख लेते हैं अभी यहाँ पर। तो पहला, छत्तीसगढ़ का ही चुनाव क्यों किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावा राशियों के निवारण में अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी और राज्य की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार को फार्मर ग्रीवेंस रीएड्रेसल पोर्टल के लिए चुना गया है। पहला कारण तो यह है साथियों। दूसरा कारण आप देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत किसान पोर्टल पहले से ही एग्जिस्टेड है और यह पोर्टल एक मॉडल की तरह है। केंद्र सरकार इस पोर्टल से भी प्रभावित है। तो यह पोर्टल कई योजनाओं की क्रियान्वयन एक ही पोर्टल के जरिए हो जाती है। उस पोर्टल को हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे उस पोर्टल को आगे, तो आइए, ये पोर्टल बना हुआ है, देखिए, एकीकृत किसान पोर्टल। ये छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट है पहले से और केंद्र सरकार इससे प्रभावित है। एक ऐसा ही प्रणाली वो राष्ट्रीय तौर पर लागू करना चाहती है। एकीकृत किसान पोर्टल, kisan.cg.nic.in ये वेबसाइट है और यह एक एकीकृत किसान पोर्टल है। इस पोर्टल की जो सबसे अच्छी विशेषता है वह है कि विभिन्न योजनाओं के लिए एक ही बार पंजीयन करना पड़ता है। एक ही बार पंजीयन करना पड़ता है। इस पोर्टल की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि किसान को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान उपार्जन, कोदो, कुटकी, रागी उपार्जन के लिए एक ही पंजीयन करना पड़ता है। कोदो, कुटकी, रागी उपार्जन के लिए अलग पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती। पृथक पृथक योजनाओं के लिए अलग पंजीयन की व्यवस्था नहीं होती। एक ही पंजीयन में किसानों को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इससे केंद्र सरकार प्रभावित है। आइए इस एकीकृत किसान पोर्टल की हम लोग
देखते हैं किस तरीके से काम करता है यह एकीकृत किसान पोर्टल। किसान होगा, अपना आवेदन लेकर जाएगा RAEO के पास, RAEO के पास जाएगा और अपने फॉर्म का सत्यापन कराएगा। सत्यापन के बाद वो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जाएगा, वहां उसका पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन में ये जानकारी उसकी रखी जाएगी, व्यक्तिगत जानकारी, भूमि सत्यापन, फसल विवरण। इसके बाद यहां से जो जानकारी और जो भूमिया की जानकारी है मिलकर एक उसका डेटा सेट बना लेंगे और विभिन्न विभाग उसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का चुनाव इस किसान पोर्टल के लिए, इस किसान शिकायत निवारण पोर्टल के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव किया गया है, जिसको पायलट प्रोजेक्ट में पहले छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लागू करने के दो कारण, पहला तो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से किया है, और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में एकीकृत किसान पोर्टल पहले से ही एग्जिस्टेड है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, कोदो कुटकी का उपार्जन, धान का उपार्जन, MSP मूल्य में खरीदी के लिए एक ही पंजीयन की आवश्यकता होती है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा साथियों कि किसान शिकायत निवारण पोर्टल के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य का चुनाव किया गया है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव किया गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। दूसरे खबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अब झाड़ा सिरहा के नाम से जाना जाएगा। ये देख रहे हैं, ये झाड़ा सिरहा की चित्र है। तो आइए पहले खबर को देखते हैं हम लोग। तो जो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर अब झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर के नाम से जाना जाएगा। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर अब झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर के नाम से जाना जाएगा। और इसको लागू करने वाले, इस आदेश को जारी करने वाला कौन सा विभाग है, तो आप बताएंगे कौशल। ये जो विभाग, जिस विभाग ने ये आशय जारी किया है कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर अब झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर के नाम से जाना जाएगा। यह आदेश किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के दौरे पे थे और उन्होंने वहां जनता को वादा करके आए थे कि इस महाविद्यालय का नाम झाड़ा सिरहा के नाम पर रखा जाएगा। उसी के परिपालन हेतु कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार
विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो आप विभाग को भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि झाड़ा सिरहा के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है, तो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर। तो हम लोग का यहाँ कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा हम लोग झाड़ा सिरहा के बारे में जानें। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं झाड़ा सिरहा के बारे में। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं झाड़ा सिरहा के बारे में। झाड़ा सिरहा का जन्म अगर आप देखेंगे तो मुरिया जनजाति के तहत हुआ था। मुरिया जनजाति के तहत हुआ था। इनका जन्म मांझी परिवार में हुआ था। मांझी परिवार मुरिया जो क्षेत्र हो, जनजाति क्षेत्र होता है, वो परगने में विभाजित होता है और उस जनजाति परगने के मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता था। तो मांझी परिवार में ही झाड़ा सिरहा का जन्म हुआ था। पिता उस परगना के मुखिया थे, तो न्याय देने का काम भी उन्हीं का था, सर्वोच्च निर्णय भी उन्हीं के द्वारा लिया जाता था और झाड़ा सिरहा ये बचपन से देखते आ रहे थे। तो उनके अंदर भी यह कुशलता विकसित हो चुकी थी कि वो भी निर्णय लेने लगे थे पिताजी को देखते देखते। साथ में झाड़ा सिरहा को बचपन से ही पेन सवार होता था। ये आमतौर पर माता की तरह होता है, पेन सवार आता था। और झाड़ा सिरहा जो होते थे, इनका नाम तो बचपन का झाड़ा ही था, सिरहा तो इनको उपाधि मिली थी। ये अपने पिताजी के बाद जो सिरहा की गद्दी झाड़ा ने निभाई थी, इसीलिए इनको झाड़ा सिरहा कहते हैं। झाड़ा सिरहा को मुख्य रूप से मुरिया विद्रोह के लिए जाना जाता है। झाड़ा सिरहा को मुरिया विद्रोह के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, झाड़ा सिरहा की प्रसिद्धि किस लिए है, तो मुरिया विद्रोह के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मुरिया विद्रोह के बारे में जानते हैं। मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बस्तर क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह है तो किसी ने इसका नेतृत्व किया होगा। तो इस पे अगर विद्रोह है तो विद्रोह पे दो साइड होंगे। एक तरफ थे कौन, तो अंग्रेज थे, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे अंग्रेज और दीवान गोपीनाथ कपड़दार और एक तरफ थे झाड़ा सिरहा, जो जनजातियों का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आपके मैक जॉर्ज। 1876 में हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह में दो पक्ष, एक तरफ जनजाति वाले, एक तरफ अंग्रेज वाले। इसका नेतृत्व झाड़ा सिरहा कर रहे थे, अंग्रेजों का नेतृत्व मैक जॉर्ज कर रहे थे। अभी यह कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बस्तर में हुआ था। क्या परिणाम आया, तो अंतिम में बातचीत ही हुआ था। और भी तथ्य हैं कि ये जो क्यों हुआ यह विद्रोह, कारण क्या थे, तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां। मुरिया विद्रोह के कारण कोई पूछे साथियों तो आप बताइए, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जैसे कि जल, जंगल, जमीन पर उन्होंने अधिकार कर लिया और आदिवासियों को इससे वंचित कर दिया। राजस्व बहुत ज़्यादा वसूलने लगे। उनके सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं पर बेदखली शुरू कर दी गई, दखल देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने उनको। उनके निवास क्षेत्र से बेदखल करना शुरू किया उनको। और इस पर ये जो चिंगारी कब लगी, जब भैरम देव जो राजा थे तत्कालीन उस समय, उनको दिल्ली बुलाया अंग्रेजों ने और
अंग्रेजों ने भैरमदेव की अनुपस्थिति में सत्ता की बागडोर कपड़दार को दे दी और कपड़दार ने शोषणकारी नीतियों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया मुंशियों के जरिए, और मुंशी अत्याचार करने लगे इन जनजातियों पर और झाड़ा सिरहा ने बगावत कर डाला। वही मुरिया विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह विद्रोह जल जंगल और जमीन के लिए था, अपने अधिकारों के लिए था। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है हमारे विरोध में, हमारा जो अधिकार है वो तो हम लेकर रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह विद्रोह 1876 में हुआ था। कौन कौन थे दो पक्ष? तो एक तरफ थे जनजाति, एक तरफ थे अंग्रेज। कब हुआ था? तो 1876 में। कहाँ हुआ था? तो बस्तर में। जो झाड़ा है उनका बचपन का नाम झाड़ा था, सिरहा यहाँ उपाधि है। मांझी परिवार में उनका जन्म हुआ था। झाड़ा सिरहा मुरिया विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। और अभी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर का नाम झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर कर दिया गया है। यह अधिसूचना कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इस खबर में आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि झाड़ा सिरहा के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया है, और झाड़ा सिरहा किसके लिए जाने जाते हैं? तो मुरिया विद्रोह के लिए। मुरिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 में। कहां हुआ था? तो बस्तर क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण हुआ था। और इस विद्रोह की क्या प्रतीक चिन्ह था? तो आप देखेंगे ये आम की वृक्ष की टहनियां, ये देख रहे होंगे आप, आम वृक्ष की टहनियां। आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर। ये देख रहे हैं आप, कुलपति डॉक्टर चंदेल द्वारा कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा का मुआयना किया गया। तो आपकी परीक्षा के लिए अपने आप में ही ये महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं, कुलपति चंदेल कौन है? ये डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर चंदेल साहब, इनका पूरा नाम है डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर गिरीश चंदेल। और यह छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि, इंदिरा गांधी, यहाँ गांधी कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो ये तो अपने आप में ही एक प्रश्न है, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। देश भर में, पूरे राष्ट्र भर में अपनी पहचान बना चुका है यह विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंदेल हैं। ये कहाँ गए हैं? यह भाटापारा गए हैं। भाटापारा में कहाँ गए हैं? वहाँ का जो कृषि महाविद्यालय है और वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में इन्होंने सोयाबीन, प्रसंस्करण केंद्र का शुभ आरंभ इन्होंने किया। कहां? तो भाटापारा कृषि विज्ञान केंद्र में। तो यहाँ आपकी परीक्षा के लिए दो तथ्य हैं साथियों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो डॉक्टर गिरीश चंदेल। और वहां जाकर वो क्या करेंगे? भाटापारा में जाकर वो सोयाबीन प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ करके आए हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है सोयाबीन प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में। कहाँ है? तो कृषि विज्ञान केंद्र केवीकी भाटापारा में। किसानों को सशक्त करने में, वैज्ञानिक खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों के प्रशिक्षण के लिए, तकनीकी हस्तांतरण के लिए। तो ध्यान रखेंगे, आप और जानकारी ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। ये कृषि को मजबूत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कृषि विज्ञान केंद्र। तो इस खबर से आपकी परीक्षा के लिए दो तथ्य, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और दूसरा सोयाबीन प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाटापारा कृषि विज्ञान केंद्र। चलते हैं अगली खबर की ओर। ये आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ आंकड़े आए हैं और इस आंकड़ों से
इन आंकड़ों के जरिए आपका जो अवधारणा है वो मजबूत होगा और साथ में जो परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि राज्य में अभी तक 26 लाख हेक्टेयर बुआई हो चुकी है इस वर्ष खरीफ फसल की, पूरे वर्ष भर की नहीं, केवल खरीफ की। और पिछले वर्ष कितना हुआ था तो 29,24,000 हेक्टेयर, यानी कि इस वर्ष क्या हुआ है, कम हुआ है। और इस वर्ष कम क्यों हुआ है इसका भी उत्तर आपको यहीं मिलेगा, तो इसका आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। जबकि आप विरोधाभास की स्थिति देखेंगे साथियों, पिछले साल 29,24,000 हेक्टेयर हुआ था और अभी आप देख रहे हैं तो 26 लाख। साथ में यहाँ एक और देखिए, जो 10 साल की औसत वर्षा है छत्तीसगढ़ में अभी तक वो 37 लगभग 38 सेंटीमीटर की है और इस साल 44 सेंटीमीटर। आइए जरा इसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पाते हैं कि 2021 में अभी तक लगभग 29 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। वर्ष 2022 खरीफ का है, रबी नहीं कर देना, ना ही खरीफ प्लस रबी करना, केवल खरीफ का है। ध्यान रखें 2022 में कितना हुआ है, 26 लाख, देख रहे हैं 26,02,000 हेक्टेयर, तो कम हुआ है। और अगर 2021 में वर्षा देखें, 2021 में या फिर पिछले 10 वर्ष का, तो अभी तक कितनी वर्षा होती थी, 37 देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो आप बदलेंगे इसको तो ये जो आपको दिख रहा है कि 377.9 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आ जाएगा 37.79 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा, 37.79 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 2022 में कितनी वर्षा हुई है देखिए, 440.7 मिलीमीटर। इसको आप परिवर्तित करेंगे इस पैमाने के जरिए तो आपको मिलेगा यह लगभग 44 सेंटीमीटर। तो वर्षा ज्यादा होने के बावजूद भी फसल की बुआई का रकबा कम है। तो ऐसा क्यों हुआ, यह आपको विचार करना चाहिए। यह आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए थी कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है साथियों, ये देखिए, मानसून का भटकाव। सरल भाषा में कहें तो अनियमित वर्षा। जो वर्षा का पैटर्न होना चाहिए, प्रारूप जो कृषि के लिए अनुकूल हो, वह इस वर्ष नहीं रहा। उसके पैटर्न में चेंज हुआ है। और पैटर्न में चेंज के कारण क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन इसके कारण है। और जब मानसून में भटकाव होता है तो कृषि को तो प्रत्यक्ष तौर पर नुकसान होता है, आंकड़े आपके सामने हैं। दूसरी बात, ये आपदा भी लेकर आता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में आप आपदा की खबर सुन रहे हैं। धमतरी में भी महानदी और गगरेल डैम को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अपने अवधारणा को, कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु के तहत आपको औसत वर्षा प्रति वर्ष पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको कि खरीफ फसल का रकबा कितना होता है, रबी फसल का रकबा कितना होता है और कितना उत्पादन है, तो ये सब आंकड़े अगर आप शुरू से बने रहेंगे तो अंतिम में आपको याद करने में आसानी होगी। अब चलते हैं आगे की ओर। आइए देखते हैं अगली खबर है बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग का आयोजन किया गया है। तो यह उमंग जो शब्द है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये उमंग क्या है। ये ऊपर ही आप देख रहे हैं, यह एक कार्यशाला है, यानी कि लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ कुछ कार्य करेंगे।
एक संगोष्ठी होता है जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार मंथन होता है। लेकिन यह कार्यशाला है, कार्यशाला में गतिविधि संपादित की जाती है। यह कार्यशाला किससे संबंधित है? तो बच्चों के सही पोषण, बच्चों के सही पोषण एवं देखरेख पर आधारित है, देखरेख पर आधारित है। बच्चों के सही पोषण एवं देखरेख पर आधारित है। किन बच्चों का? किन बच्चों का? बच्चे तो बहुत सारे हैं, उच्च आय वर्ग के भी हैं, मध्यम आय वर्ग के भी हैं और निम्न आय वर्ग के भी हैं। तो हमें उन बच्चों की देखरेख करनी है जो जिनके माता पिताओं ने उनका परित्याग कर दिया है, जो मानव दुर्व्यवहार के शिकार हो चुके हैं। उन बच्चों को हम लोगों का ध्यान करना है जिनके पालक नहीं हैं या वो ऐसी अवस्था में मिले हैं कि उनकी देखरेख और उनका संरक्षण जरूरी है। तो ऐसे बच्चों के सही पोषण एवं देखरेख के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। किसने किया? तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ प्लस यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अभी इस पर बात नहीं करेंगे फिर कभी, लेकिन ध्यान रखेंगे यह परीक्षा में आएगा कि उमंग का संबंध किससे है? तो बच्चों के पोषण और सही देखरेख से। कौन कर रहा है ये काम? तो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ के समन्वय से यह आयोजन किया गया था। यह आयोजन किसके तहत किया गया था? तो मिशन वात्सल्य के तहत किया गया था। मिशन वात्सल्य के तहत यह आयोजन किया गया है। मिशन वात्सल्य में बच्चों के, वही बच्चे जो जिनके माताओं पिताओं ने उनका त्याग कर दिया है, मानव दुर्व्यवहार के शिकार हो चुके हैं, उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह मिशन की शुरुआत की गई है 2021-22 में। 2021-22 में, लेकिन केवल नाम परिवर्तन था। यह योजना तो 2009 से चल रही है, 2000, और यह केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की नहीं, कि यह केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार प्रायोजित है, स्पॉन्सर कर रहा है केंद्र सरकार, यानी कि कुछ राशि केंद्र सरकार देगा, कुछ राशि राज्य सरकार देगा। यह 2009 से संचालित है, लेकिन तब इसका नाम मिशन वात्सल्य नहीं था, एकीकृत बाल संरक्षण था। 2017 में फिर इसका नाम बदला गया और बाल संरक्षण सेवाएं रखा गया, और 2021-22 में फिर इसका नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया। तो यह खबर आप ध्यान रखेंगे, मिशन वात्सल्य को भी पढ़ लेंगे। और यह किसने आयोजन किया है कार्यशाला उमंग नामक का? तो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ और यूनिसेफ ने। उमंग का संबंध किससे है? तो बच्चों के सही पोषण एवं देखरेख के लिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो महिला आयोग है किरणमयी नाइक भी उपस्थित थी इस कार्यशाला के दौरान। तो छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना की श्रृंखला में आज का एपिसोड खत्म होता है। साथियों, कल मिलते हैं नए एपिसोड में हम लोग।